हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि जलालुद्दीन खिलजी जो होता है दिल्ली सल्तनत पर अब नए वंश का शुरुआत करेगा, जिसको हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। और आगे इस वीडियो में हम खिलजी वंश के ही बारे में बात करेंगे। टॉपिक तो है बहुत लंबा, लेकिन बहुत ही डीप नहीं पढ़ करके इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और जो भी ज़रूरी चीज़ें आपको लगें आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बना सकते हैं, लेकिन डिस्कस हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश की बात करेंगे तो खिलजी वंश स्टार्ट होता है 1290 से, और ये चलता कब तक है? 1320 तक। 1290 में स्टार्ट होता है और 1320 ईस्वी में ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, तारीख़ फ़खरुद्दीन मुबारक शाही के अनुसार, ये देखिए, ये एक किताब होती है तारीख़ फ़खरुद्दीन मुबारक शाही। इसके अनुसार खिलजी वंश के सुल्तानों के पूर्वज तुर्की थे, मतलब ये भी अफ़गानिस्तान से आए थे। और ये एक नदी हेलमंद नदी जो है, हेलमंद नदी के घाटी के प्रदेश में रहते थे, और जो लोग यहाँ रहते थे उनको खलजी के नाम से पुकारा जाता था। अब देखिए इसी की वजह से यहाँ इसके जो जलालुद्दीन के वंशज थे, जो भी थे वंशज, वो लोग यहाँ 200 वर्षों से अधिक वर्षों तक रुके थे। इसके कारण वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज वगैरह इनके जो थे वो अफ़गानों की तरह हो गए थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने वर्षों तक कोई रहा तो उनको अफ़गान तो थे ही वो, लेकिन वास्तव में उनको खिलजी ही कहा जाता था। अब देखिए, वो वास्तव में तुर्की ही थे। खिलजी महमूद गजनवी और गोरी के समय भारत आए तथा दिल्ली में वे क्या करने लगे, अच्छे अच्छे पदों पर, प्रशासनिक पदों पर बैठ गए और नौकरी करने लगे। अब इसका फ़ायदा उठाकर सुल्तान के स्वामी बन बैठे। इस अव्यवस्था का आगे देखेंगे कि कौन कौन सी अव्यवस्था, पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने देखा। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, ये बात हम जानते हैं। तो अब देखेंगे कुछ जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें सिर्फ उसी की बात हम लोग करेंगे, और कुछ ज़्यादा इसमें हमको नहीं देखना है। तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम जो होता है जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी। ये बलबन के टाइम में जो होता है, बलबन के टाइम में ये सर ए बहादुर होता है, मतलब शाही अंगरक्षक होता है। तथा कैकूबाद के शासनकाल में आरी जे मुमालिक के पद पर सुशोभित होता है। अब 1290 में क्या होता है, फ़िरोज़ शाह खिलजी ने कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलो खरी, जिसको कूलागढ़ी कहते हैं, वहाँ ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। और यह बहुत ही बूढ़ा होता है, 60 से 70 के बीच में इसकी एज होती है जब ये सुल्तान बनता है। अब इसके बाद इसकी जो नीतियाँ होती हैं बहुत ही दुर्बल होती हैं, ये बहुत ही एक्टिव शासक नहीं रहता। इसको सिद्दी मौला से बहुत डर होता है, सिद्दी मौला से ये बहुत डर जाता है। तो सिद्दी मौला ईरान का रहने वाला एक बाबा होता है, और उस सिद्दी मौला को ये करता क्या है, सिद्दी मौला को बड़ी बेरहम मौत देता है। उसको हाथियों के पैर से कुचलवा करके मरवा देता है। क्यों? क्योंकि इसको खतरा रहता है कि कहीं ये धीरे धीरे खतरा मुझ तक ना आ जाए, मेरी सल्तनत मेरे हाथों से ना चली जाए। इसके डर से वो क्या करता है, सिद्दी मौला बाबा की कहानी ख़त्म कर देता है। अब देखिए, 1290 की बात करें तो 1290 में क्या होता है, बलबन का भतीजा जो होता है और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार, जिसका नाम मलिक छज्जू होता है, ये क्या करता है, विद्रोह कर देता है। ये क्या करता है, विद्रोह कर देता है। और दिल्ली पर अधिकार करने हेतु जब वह बढ़ा तो सुल्तान के पुत्र अरकली खां द्वारा बदायूं में वह पराजित हो गया। अब एक बात इस पे ध्यान रखिएगा कि सुल्तान का ये जो अरकली खां पुत्र होता है, ये इसका बड़ा पुत्र होता है। तो उस अरकली खां इसको कहाँ हराता है, बदायूं में हराता है। और फिर उसके बाद देखिए, अरकली खां की देख रेख में मुल्तान भेज दिया जाता है, किसको, मलिक छज्जू को। अब सुल्तान का जो भतीजा होता है, जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो इसका विरोध करता है। जो भी चीज़ें हुई, अलाउद्दीन खिलजी को ये नापसंद होती हैं और इसका विरोध करता है। तो इसको भी एवज में सुल्तान ने क्या किया, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया। किसको बना दिया कड़ा मानिकपुर का सूबेदार? अलाउद्दीन खिलजी को। अब आगे देखिए, अब फिर 1292 में, 2 साल बाद देखेंगे क्या होता है। तो 1292 में जो हलाकू एक मंगोल नेता होता है, हलाकू मंगोल नेता होता है। अब ये होता क्या है,
इसके जो पौत्र होते हैं अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण करते हैं। कहाँ करते हैं? दिल्ली सल्तनत पे। अब इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इनको पराजित कर देता है। अब उसके बाद जो मंगोल यहाँ रुक जाते हैं वो दिल्ली के आसपास मुगलपुरा में बस जाते हैं, और यही मंगोल आगे चल कर के जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, नौ मुसलमान कहलाए गए। नौ मुसलमान कौन थे? जो मंगोल हार जाते हैं और यहीं दिल्ली में ही बस जाते हैं। तो अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 और 93 में क्या किया? मालवा स्थित भिलसा के किले पर आक्रमण किया और बहुत सारा धन वहाँ से ये क्या करता है? लूटता है। बहुत सारा धन इसने लूटा, और उसके बाद देखिए तो 1/5 भाग जो होता है सुल्तान के पास भिजवा दिया, जिससे सुल्तान ने खुश होकर अलाउद्दीन को अवध का भी सूबेदार बना दिया। अब पहले कहाँ का बनाया था? कड़ामानिकपुर का, और अब अवध का भी सूबेदार इसको बना देता है सुल्तान। सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में महाराष्ट्र के प्रांत औरंगाबाद जिले में स्थित देवगिरी के यादव वंशी शासक रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव को पराजित किया तथा काफ़ी धन प्राप्त किया। अब देखिए अलाउद्दीन ये यहाँ जो धन लूटता है, देवगिरी में जो धन लूटता है, उसका हिस्सा सुल्तान को नहीं भेजता है, और मानिकपुर बुला करके स्वागत करने तथा धन देने की इच्छा प्रकट करता है, और ये उसकी एक चाल होती है। इसी चाल में आगे फंसने वाला है सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी करेगा क्या? जलालुद्दीन खिलजी करेगा क्या? मानिकपुर जाएगा, गंगा पार करके अलाउद्दीन से मिलने कहाँ जाएगा? मानिकपुर जाएगा। अब अलाउद्दीन से मिला, कौन मिला जा कर के? फिरोज शाह खिलजी, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब ये एक तरह का कहिए षड्यंत्र था, एक तरह का भैया जाल बिछाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब होता क्या है आगे, जो एक सैनिक होता है मोहम्मद सलीम जिसका नाम होता है, अब वो अलाउद्दीन का इशारा पाते ही सुल्तान को चाकू मार देता है और उसको घायल कर देता है। और एक अन्य सैनिक जो होता है इख्तियारुद्दीन हुद, वो क्या करता है? सुल्तान को पूरी तरह से ही काम तमाम कर देता है और सुल्तान की हत्या होती है। और इसमें मेन जो कैरेक्टर निभाता है वो उलुग खां निभाता है, जो क्या होता है? अलाउद्दीन का भाई होता है। ये भी शामिल होता है सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को मारने में। अब देखिए इसके बाद होता क्या है, जो बीवी होती है जलालुद्दीन फिरोज शाह की, अब ये करती क्या है? अपने छोटे बेटे कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह के नाम से सुल्तान बनाती है। लेकिन इसका बड़ा पुत्र जो होता है अरकली खां, जो जिसके बारे में पहले भी हमने देखा कि कड़ा मानिकपुर पर ये था। अब वह ये क्या होता है? नाराज़ हो जाता है। अब अलाउद्दीन इस नाराज़गी का फ़ायदा उठा के इनके बीच की जो कला होती है, इब्राहिम शाह को ये क्या करता है? सुल्तान को पराजित करता है। और इब्राहिम शाह क्या करता है? सुल्तान शाह पूरे परिवार के साथ वो मुल्तान में अरकली खां अपने बड़े भाई के यहाँ चला जाता है। अब अलाउद्दीन फ्री हो गया। अब अलाउद्दीन दिल्ली पर क्या करता है? लाल महल जो बलबन द्वारा बनवाया गया होता है वहाँ पहुँच करके अपना राज्याभिषेक करवाता है। अब फिर इसके बाद देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके पिता का नाम सिहाबुद्दीन खिलजी था। अब देखेंगे कि ये 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन करता है। तो इसके पिता सिहाबुद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी का भाई होता था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया था, मतलब ये दामाद होता है जलालुद्दीन का और भतीजा भी। अब भिलसा चंदेरी देवगिरी पर सफल अभियानों से अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन प्राप्त हुआ। ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ बहुत सारा धन इसको मिलता है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित किया गया एवं राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ। एक चीज़ याद रखिए, राज्याभिषेक इसने कहाँ किया था? दिल्ली में बलबन के लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अब इसमें देखिए इसकी बहुत सारी नीतियाँ होती हैं जिनमें ज़रूरी जो चीज़ हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब देखिए अब आगे की कहानी में देखेंगे कि इसके कुछ विद्रोह जो इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं उनके बारे में देखेंगे, बात करेंगे। गुजरात की विजय के पश्चात लूट के माल को लेकर 9 मुसलमानों ने विद्रोह किया और ये रणथंभौर के शासक हमीर देव से जा मिले। कौन? 9 मुसलमान जो थे, जो मंगोल थे कहिए,
अब अवध के गवर्नर का विद्रोह का सामना ये करता है, दिल्ली में हाजी मौला का ये क्या करता है, विद्रोह का सामना करता है। इस तरह के मलिक उमर का विद्रोह ये देखता है। अपने उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में हुए विद्रोहों के लिए अधिकारियों की सभा बुलाई और विद्रोहों के कारण की समीक्षा करी। ये बड़ा अच्छा कार्य था इसके द्वारा कि समीक्षा किया इसने कि क्या कौन सी दिक्कत के कारण विद्रोह हो रहे हैं। इसके आधार पर मतलब इन सब चीज़ों को देख करके भली भांति उसके बाद ये अध्यादेश जारी करता है, कुछ नियम जारी करता है। तो अब इन नियमों को जारी करने का मेन मतलब ये था कि अब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो डरा हुआ था और अपने आप को एकदम सिक्योर करना चाहता था कि मेरे राज्य में किसी भी तरह की विद्रोह ना हो और मैं सुरक्षित रहूं। तो कुछ अध्यादेश ये थे कि अमीर वर्ग की भूमि संपत्ति जब्त। अब देखिए, अमीरों की जो भी भूमि थी संपत्ति थी उसको इसने जब्त करना शुरू कर दिया। अब देखिए इससे क्या हुआ, क्योंकि अधिक धन जमा हो जाने से इसका मानना था कि जब धन अधिक हो जाता है तब विद्रोह करने का प्रोत्साहन मिलता है, जब धन नहीं रहेगा तो वो विद्रोह नहीं करेगा। इसलिए इसने क्या किया, इन सभी सारी चीज़ों को जो भी धन संपत्ति थी उनको जब्त कर लिया। फिर उसके बाद गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। अब इसने सोचा कि जो भी विद्रोह के कारण है, जनता मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या समझती है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए इसने क्या किया, गुप्तचर प्रणाली मतलब गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। अब इसके लोग जो बरीद जो होते थे, गुप्तचर होते थे, लोगों के बीच में जा कर के बराबर रहते थे और इसको आकर के पूरी अच्छी तरह से जानकारी देते थे और सभी तरह की सूचनाएं सुल्तान को मिलती थी। अब दिल्ली में शराबबंदी, सबसे बढ़िया कार्य यही हुआ कि हाँ चलो भाई दिल्ली में शराबबंदी हो गई। बिहार से पहले दिल्ली में शराबबंदी कर दी गई थी, ध्यान दीजिए। अब देखिए शराबबंदी करके इसने क्या किया, अधिकारियों के शराबी होने के कारण लोग भय रहित होकर षड्यंत्रों की योजना बनाते थे। इसका मानना था कि अधिकारी ही निष्क्रिय रहेंगे तो क्या होगा, लोग तो तरह तरह के विद्रोह करेंगे ही। ये तो बड़ा बढ़िया सिस्टम था इसका। अब आगे देखेंगे, अमीरों के मेल मिलाप भोज पर प्रतिबंध लगा दिया इसने। मेल मिलाप मतलब कि जब मन हो चलिए मिलाएं, ये करें वो करें, तरह तरह के जो भी आडंबर होते थे। अब अमीरों का कुल मिला के कहिए एक दूसरे से मिलना और ये मीटिंग फिक्स करना ये पूरी तरह से बंद हो गया था। अब सामाजिक उत्सवों में अमीर और मलिक एक दूसरे के घनिष्ठ हो जाते हैं और सुल्तान के विरुद्ध संगठित होते हैं। ये चीज़ अक्सर आज भी देखी जाती है। तो इस तरह के सभी तरह के जो भी नीतियाँ थी इसने शुरू की और विद्रोह का जो दबाने का इसका प्लान था ये क्या होता है, बहुत ही सफल होता है। अब देखिए, अब लोगों में विद्रोह का साहस और शक्ति नहीं रही। तो ये सब सारी चीज़ें अलाउद्दीन के द्वारा जो भी की गई ये वाकई काबिलियत तारीफ़ थी और बहुत सारे कार्य जो हैं किए गए खिलजी साम्राज्य में अलाउद्दीन के द्वारा। तो मेन चीज़ें जो थे, मलिक काफ़ूर के बारे में देखेंगे। मलिक काफ़ूर जो इसका ग़ुलाम होता है, तो गुजरात अभियान के बारे में पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान जो होता है 1298 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1298 ईस्वी में होता है। कहाँ, गुजरात के विरुद्ध। इस अभियान का नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां ने किया। इसमें गुजरात के बहेल राजपूत रायकरण कर्णदेव थर्ड के नाम से जो जानते थे उसको ये हराता है और फिर उसके बाद जैसलमेर भी जीत लेता है। गुजरात अभियान से ही मलिक काफ़ूर को लाया गया। किस अभियान से, गुजरात अभियान से मलिक काफ़ूर को लाया गया। इसको 1000 दिनार में ख़रीदा गया था, इसी कारण 1000 दिनारी भी कहा जाता था। 1000 दिनारी के नाम से कौन जाना जाता था, मलिक काफ़ूर। मलिक काफ़ूर कहाँ मिला इसे, गुजरात अभियान के दौरान। अब देखिए दूसरा इसका जो होता है मेन अभियान वो कहाँ होता है, 1301 में वो नुसरत खां और उलुग खां के ही नेतृत्व में रणथंभौर पर ये आक्रमण करता है। रणथंभौर कहाँ किसके ऊपर करता है, उस समय वहाँ का राजा राणा हमीर देव। अब क्या करता है, वो राणा हमीर देव जो होता है इसके आक्रमण को विफल कर देता है और नुसरत खां को मार गिराता है। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं कमान संभालता है और हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल ने हमीर देव को धोखा दिया और हमीर देव इस तरह से पराजित हो जाता है और वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कौन, हमीर देव। किसके वजह से, जो रणमल होता है वो धोखा देता है, जा कर के खिलजी से मिल जाता है और इस तरह से खिलजी जो होता है हमीर देव को क्या करता है, मार देता है। अब हमीर देव की मृत्यु के बाद हमीर देव की पत्नी जो होती है रंग देवी, जिसका नाम होता है रंग देवी, वो क्या करती है, रणथंभौर की राजपूत महिलाओं और रंग देवी ने
क्या कर लिया, जल जौहर कर लिया। राजस्थान में जल जौहर का यह प्रथम साक्ष्य था। जल जौहर अभी आगे देखेंगे, अग्नि जौहर के बारे में जब पद्मिनी की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। अब इसके बाद जब रंग देवी और जो भी राजपूत महिलाएं थी जल जौहर कर ली रणथंभौर अभियान के बाद, जो तीसरा अभियान है उसको पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये जौहर होता क्या है। तो जौहर के दौरान एक अग्निकुंड बनाया जाता था। जौहर के दौरान क्या किया जाता था, एक अग्निकुंड बनाया जाता था। यदि युद्ध में राजा मारा जाता तो रानी एवं अन्य स्त्रियां अपने स्वाभिमान एवं इज्जत की रक्षा करने के लिए उस अग्निकुंड में कूदकर जान देती थीं, अपने गौरव सतीत्व की रक्षा करती थी। पुरुषों द्वारा युद्ध में जाते समय केसरिया वस्त्र धारण किए जाते थे या केसरिया करना कहा जाता था। केसरिया करना ही कहा जाता था। कब, जब युद्ध में जाते समय केसरिया वस्त्र धारण किए जाते थे सबके द्वारा, तो यही क्या होता था, केसरिया करना कहलाता था। तो जौहर जौहर आपके समझ में आया होगा। तो आगे देखेंगे चित्तौड़गढ़ अभियान जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभियान इसका था। तो देखेंगे इसमें क्या क्या सारी चीज़ें घटित होती हैं। तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण ये कब करता है, 1303 ईस्वी में। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अब एक मलिक मोहम्मद जैसी की रचना याद रखिए, पद्मावत। किसकी रचना है, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी की। इसके अनुसार चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी, जिसको पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए उसके सौंदर्य के बारे में वो सुनता है और उसको प्राप्त करने के लिए वो खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ का किला सामरिक महत्व का था, जो अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। अब इस युद्ध में होता क्या है कि रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए एवं रानी पद्मिनी ने अन्य राजपूत स्त्रियां जो थीं उनके साथ जौहर कर लेती हैं। इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ के 2 वीर सैनिक गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके चित्तौड़गढ़ को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और इसका नाम खिजराबाद रख दिया। किसने खिजराबाद नाम रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके नाम पर रखा, अपने पुत्र के, जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां कौन था, अलाउद्दीन का बेटा था। और उसके बाद शहर का नाम जो चित्तौड़गढ़ था उसको बदल करके क्या कर दिया गया, खिजराबाद कर दिया गया। अब इसके बाद मालवा अभियान के बारे में देखेंगे। तो यहाँ आइनुल मुल्क मुल्तानी ने किया, इसका जो नेतृत्व था आइन मुल्क मुल्तानी ने किया। मालवा का शासक महलक देव भाग गया एवं मालवा भी सल्तनत का हिस्सा बन गया। ये तो बिना लड़े ही भाग गया महलक देव। चलो कम से कम लड़ते भाई, लड़ कर के हारते तो ठीक रहता। इसके बाद देखिए सिवान। सिवान में क्या होता है, सातल देव वीर गति को प्राप्त हुए। चलिए ठीक है, आप लड़े तो कम से कम। फिर उसके बाद इस अलाउद्दीन सिवान को जीतने के बाद इसका नाम जो है रखाता है खैराबाद नाम रखाता है। यहाँ भी स्त्रियों ने जौहर कर लिया था जब राजा उनका मर जाता है तब। अब देखिए आगे जलौर पर अभियान। जलौर का अभियान भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब देवगिरी में भी ये अटैक करता है, तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा यहाँ हमसे पढ़ने लायक कुछ नहीं है। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा देवगिरी का द्वितीय अभियान। देवगिरी में ये दोबारा आक्रमण करता है। तो यहाँ क्या होता है देखिए, देवगिरी के शासकों ने 2-3 वर्ष तक अलाउद्दीन को कर देना बंद कर दिया था। इस कारण देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इस आक्रमण के बाद खिलजी ने रामचंद्र को राय रायने की उपाधि दी। कौन सा ऐसा काम कर दिया भाई, राय रायने की उपाधि दे दी, क्योंकि एवं गुजरात में नवसारी की जागीर और 1 लाख सोने के टंके भेंट किए। इसका उद्देश्य अलाउद्दीन दक्षिण भारत पर विजय के लिए एक भरोसेमंद साथी चाहता था। ये काम बढ़िया है कि दुश्मन के खिलाफ दुश्मन का जो दोस्त है उसी को भड़का दो। तो ये राय रानी की उपाधि देता है, नवसारी की जागीर देता है, 1 लाख सोने के टंके देता है। क्यों, क्योंकि वो उसको साथी बनाना चाहता था और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए कोहिनूर हीरे की बात यहीं से आती है, तेलंगाना अभियान से। यहाँ होता क्या है, तेलंगाना अभियान में देखेंगे कि इसका नेतृत्व इसका जो गुलाम होता है मलिक काफूर ये करता है। और यहाँ का शासक जो होता है, देवगिरी का शासक जो था रामचंद्र, ये लोग करते क्या हैं,
रामचंद्र को जिसकी हेल्प की थी, अभी सोने चांदी लाद दिए जागीर दे करके। मलिक काफूर का पूरा सहयोग करता है। वारंगल के शासक ने बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर ली एवं प्रतीक के रूप में सोने की एक मूर्ति जिसके गले में सोने की जंजीर थी भेजी। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने हाथी घोड़े रत्न सोना चांदी आदि दिए। कोहिनूर हीरा यहीं से मलिक काफूर ने प्राप्त किया। कहाँ से? तेलंगाना से। अब देखिए यहाँ की कहानी। प्रताप रुद्रदेव जो था उसने हाथी घोड़ा सोना चांदी सारी चीज़ें दी और बड़े आराम से इसने क्या किया था भैया, हाँ, बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसे वीर योद्धा थे। अब देखिए आगे क्या होता है। कोहिनूर हीरे के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो कोहिनूर हीरा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों से प्राप्त हुआ था। इसे कोह-ए-नूर नाम नादिर शाह ने दिया। किसने दिया था? नादिर शाह ने। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। लंदन टावर ब्रिटेन की राजधानी लंदन के केंद्र में थेम्स नदी के किनारे बना एक भव्य किला है जिसे सन 1078 में विलियम्स द कॉकरर ने बनवाया था। राज परिवार इस किले में नहीं रहता है और शाही जवाहरात इसमें सुरक्षित हैं जिनमें कोहिनूर भी शामिल है। मतलब राजा के सोना चांदी ही इस जो भी किला है यहीं सोना चांदी रखे हैं शाही, वहीं कोहिनूर भी रखा हुआ है। अब देखेंगे आगे। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किसको उत्तराधिकारी नियुक्त करता है? अपना शिहाबुद्दीन उमर को। शिहाबुद्दीन उमर को ये क्या करता है? अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। किसको? शिहाबुद्दीन उमर को। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और 5 जनवरी 1316 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अल्पवयस्क का मतलब अभी इसका पुत्र उस लायक था नहीं शासक बनने लायक। अब आगे देखिए आगे की कहानी क्या होती है। अब अलाउद्दीन खिलजी के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, उन पर लाइट प्रकाश डालेंगे। तो देखिए प्रशासनों में कुछ इसने पद जो थे उनकी शुरुआत की और कुछ कार्य थे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दीवाने वजारत के बारे में देखेंगे। तो इसका प्रमुख वजीर होता था। इसका मुख्य विभाग वित्त विभाग था, पैसों का विभाग था, लेन देन जो भी है, किसको कितना देना है, किसको किससे कितना लेना है। वजीर राजस्व के एकत्रीकरण और प्रांतीय सरकारों की दीवानी पक्ष के प्रशासन में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। कहाँ से कितना लाना है, कहाँ से कितना आना है, किसने कितना दिया, किसने कितना नहीं दिया, किससे कब लेना है, कितना लेना है, सब दीवाने वजारत का कार्य होता था। अब दीवाने आरिज यह सैन्य मंत्री होता था। मतलब सेना का जो मंत्री होता था उसे दीवाने आरिज कहा जाता था। सेना की भर्ती, वेतन बांटना, सेना का हुलिया और सैनिक की नाम वाली रखता था। मतलब सेना में जो भी कार्य होते थे वो सब इसी का दीवाने आरिज का ही कार्यक्रम होता था। दीवाने इंसा इसका कार्य शाही आदेशों एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करना, स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना था। दीवाने इंसा का काम था कि पत्र व्यवहार करके सूचना देता था राजाओं को, महाराजाओं को, जो भी अधिकारी होते थे उनको पत्रों के माध्यम से ये जानकारी कराते रहते थे। अब दीवाने रसालत अब देखिए इससे क्या होता था? पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों को प्रारूप तैयार करना एवं विदेशी राजदूतों से संपर्क बनाए रखना। यह भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट पद था कि आसपास के जो भी हमारे राज्य थे वहाँ के राजदूतों से, विदेशी राजदूत से बढ़िया संपर्क रखना, हमेशा कांटेक्ट में रहना। अब दीवाने रियासत महत्वपूर्ण पद होता है। देखिए इसको अलाउद्दीन ने यह नया मंत्रालय स्थापित किया था। इसका कार्य राजधानी के आर्थिक मामलों की देखभाल करना था, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। दीवाने रियासत ही सब पर, मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। जिस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी तरह ये भी मंत्रालय था। ये करता क्या था? पूरी राजधानी की आर्थिक मामलों की देखभाल करता था। अब देखिए अन्य अधिकारी जो थे इम्पॉर्टेंट पद थे, जैसे कि जिनमें कह लीजिए कि जैसे मुहतासिब। अब ये करता क्या था? बाजार व्यवस्था को ये देखते थे कि नाप तौल कैसे हो रही है, कहीं ठगा तो नहीं जा रहा लोगों को। जनता का बड़ा देखभाल रखता था अलाउद्दीन खिलजी। बारीद मुमालिक। अब बारीद मुमालिक क्या था? मुमालिक मतलब मालिक, किसका? बरीदों का मतलब गुप्तचरों का। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी को बारीद मुमालिक कहते थे। अब देखिए इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट कार्य हैं इसके, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी शायद आ जाएं।
तो अलाउद्दीन एक नया धर्म शुरू करना चाहता था। अलाउद्दीन क्या करना चाहता था? एक नया धर्म शुरू करना चाहता था तथा सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। परंतु काजी अताउल मुल्क के परामर्श से ये दोनों योजनाएं त्याग दीं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया तथा सिकंदर सानी का खिताब प्राप्त किया। वह अपने आप को सिकंदर कहता था, इसीलिए सिकंदर सानी की उपाधि खुद को देता है। सिकंदर की तरह ये भी विश्व विजेता बनना चाहता था। अब देखिए, अलाउद्दीन ने स्वयं को यास्मीनुल खिलाफत नसीरी आमिरुल मुनिजीन घोषित किया। अपने आप को ये दोनों उपाधि भी देता है। अब इसके बाद देखिए, खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा तथा वेतन देने की शुरुआत की। तो एक चीज़ याद रखिए, जो मंथली वेतन मिलती है, ये शुरुआत कहाँ से हुई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की। अब ड्रेस कोड भी जो है, यूनिफॉर्म सिस्टम भी कहाँ से? सैनिकों का हुलिया, मतलब सैनिकों को ड्रेस भी दिया जाने लगा खिलजी के द्वारा। अब देखिए, दुबस प्रथा जो थी, मतलब दो सैनिक दो घोड़े रखता था, जो सैनिक दो घोड़े रखता था उसे दुबस्व कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब तथा भांग पर रोक लगा दी। बड़ा अच्छा कार्य किया। अलाउद्दीन ने भूमि को बिस्वा में मापने की प्रथा शुरू की, जिसको वफा बिस्वा के नाम से जाना गया। अब आगे देखिए, घराई और चराई कर की भी शुरुआत यहीं से होती है। गृह कर मतलब घड़ी, चराई कर मतलब चरी। ये दो तरह के कर थे जो आपको देने होते थे। अब देखिए, चराने घोड़ा, बकरी, हाथी, भैंस जो भी आपके पास है उसको चराने का कर, गृह कर रहने का वो कर, घराई। अब देखिए आगे की कहानी। अब ये मार्केट सिस्टम स्थापित करता है, तो देखेंगे 4 अलग अलग मार्केट सिस्टम ये स्थापित करता है। पहला गल्ला बाज़ार, जिसमें खाने पीने की चीज़, सराय अदल यह निर्मित वस्तुओं तथा बाहर से आने वाले माल का बाज़ार था। सराय अदल मतलब बाहर से आने वाली जो भी वस्तुएं थे उनका बाज़ार था, जैसे घोड़े, दास, मवेशियों का बाज़ार। दरबारी कवि कौन थे इसके टाइम के? आमिर खुसरो हसन दहलवी। याद रखिएगा, आमिर खुसरो हसन दहलवी। अब देखिए, दीवाने मुख्त राज। अलाउद्दीन ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस नए विभाग की स्थापना की। मतलब भ्रष्टाचार से इसको सख्त नफरत थी और उसने दीवाने मुख्त राज का क्या किया? मुख्त राज की स्थापना करी कि ये सिस्टम अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार, जो भी करप्शन है, उसको ख़त्म कर देगा। अब आमिर खुसरो जो था, ये बड़ा ही, कहिए कि बहुत ही चहेता था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी की किसी भी बात को ये क्या करता था? बढ़िया अंदाज में इसको सुना देता था, बढ़िया से सुनाता था। एक कविता सुनाया करता था, कुछ भी ये बोलता था तो कविता में सुना देता था। अब आगे देखिए, तोता हिंद की भी उपाधि ये उसको आमिर खुसरो जो पोएट था इसका, उसको देता है। उसकी कविताओं को सुन करके उससे बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावित होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, थोड़ा सा देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ये कौन होता है? यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होता है। खुसरो खां एक हिंदू था जो बाद में मुसलमान बना था, जिसका मुबारक शाह पर काफ़ी प्रभाव था। उसने सुल्तान से 40,000 अश्रोही सैनिक को संगठित करने की अनुमति ले ली और बाद में मुबारक शाह की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की। बहुत अच्छा काम किया। कौन करता है इसे? अब नसीरुद्दीन खुसरो बनता है, तो ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। एक चीज़ याद रखिए कि इस डायनेस्टी में कुल 5 शासकों ने शासन किए। कितने शासकों ने शासन किए? 5 शासकों ने शासन किए। अब बाकी की चीज़ें जो हैं वो सब सिस्टम से याद करिए, पढ़िए और बढ़िया से मेहनत करिए। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे देखेंगे तुगलक वंश, तुगलक